हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। सो गाइज, जो सीरीज चल रही है हमारी वीडियो की, जिसमें हमने 5 पार्ट कर लिए हैं, तो यह वीडियो का 6th पार्ट है। सो आपको पता है कि एनटीटी की जो पोस्टें आई थी पंजाब में, प्री प्राइमरी एग्ज़ाम जो होने वाला है प्री प्राइमरी टीचर का, तो उसके रिगार्डिंग जो भी साइकोलॉजिकल पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यह एक सीरीज़ है जो सारी क्लासेज हैं, ठीक है। इनकी जितनी भी क्लासेस बनेंगी ये पूरा एक क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो चैनल के साथ बने रहें। सो यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, जिसमें हम जो भी प्ले होता है, खेल होता है, तो खेल का क्या महत्व है बच्चे के विकास में, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे जो कि इस जो भी यह मैटर है इससे थोड़ी हटके होने वाली हैं। और इसमें मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो मीन्स मेन टारगेट हमारा यही रहता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा सकती है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है हमारे पास, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जितना भी यह पूरा मैटर है सारा मैटर को हम इस तरीके से कि बोरिंग कर देंगे, ठीक है। सो एंड तक बने रहना है। एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करने वाले हैं, जो कि यह जो भी यह मीन्स मैटर है इससे कुछ हटके होने वाला है। मीन्स प्ले से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो सिंपली अगर मैं खेल की बात करूँ तो खेल होता क्या है, एक जो गेम है या खेल है या प्ले है कोई भी, तो वह है क्या, ठीक है। बच्चे के लिए वह क्या हो सकता है या किसी व्यक्ति के लिए वह क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर एक दो तीन कुछ आपके पास एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई एक छोटा बच्चा पानी के भरे गड्ढे में उछल कूद कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा पानी के भरे गड्ढे में उछल कूद कर रहा है, तो आपके अनुसार वह क्या हो सकता है बच्चे के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक बच्ची घर से स्कूल जाती है और रास्ते में वह सभी यातायात के साधनों को काउंटिंग कर रही है। जितने भी मीन्स रास्ते में उसे यातायात के साधन मिल रहे हैं, कोई बाइक मिल गया, उसको कार मिल गई, या बसेज आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, तो जो भी उसको साधन मिल रहे हैं किसी भी टाइप के, सो वह उनकी काउंटिंग कर रही है। तो यह उस बच्ची के अनुसार क्या हो सकता है। और जैसे हम अगर अपनी एज की बात करें, तो बड़ों की बात करें, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था की बात करें, तो हम भी अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के गप्पे मारते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी कुछ यादें होती हैं, पुरानी यादें, जिसको हम याद करके कभी हंसते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं। तो यह भी हमारे लिए क्या हो सकता है। तो ये आपके लिए मीन्स कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं आपको एक कॉमन चीज़ दी लग रही होगी कि भाई जो भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे चाहे किसी भी एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बड़े व्यक्ति के द्वारा, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका इंजॉयमेंट हो रहा है और वह यहाँ पे फ्रीली कुछ ना कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है और उसे कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है इसमें, है ना। तो इस चीज़ को हम मान सकते हैं यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने एग्जाम्पल में देखी है, तो भाई उनके पास फ्री इन्वायरमेंट है, किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, विदाउट एनी टेंशन वो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं। इट मीन्स वो उनके लिए एक यह मज़ेदार सिचुएशन है। वे एक तरीके की मस्ती कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जी रहे हैं यहाँ पे फ्रीली, किसी का कोई दबाव नहीं है। तो इट मीन्स यह हम कह सकते हैं कि यह उसके लिए क्या हो सकता है भाई, यह उसके लिए खेल हो सकता है। चलिए, ये तो कुछ बातें थी, ऐसी ही कुछ बातें हम इस टॉपिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें भी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखो खेल क्या है, खेल के बारे में यहाँ पे कुछ बातें आई हैं कि भाई जो सभी बच्चे हैं, हमें पता है कि बच्चों को खेल से बहुत ही प्यार होता है, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो सकता कि चुपचाप बैठा रहे और वह कुछ भी ना करे, ठीक है। तो यह हमें एक सरप्राइजिंग सा लगेगा कि भाई बच्चा है वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, कहीं वह शारीरिक रूप से बीमार तो नहीं है। तो हम मीन्स ये सारी चीज़ें उसके बारे में फिर नोटिस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ कही गई है कि अगर एक्चुअल में देखें तो खेल क्या है, तो कह रहे हैं कि सभी बच्चे खेलते हैं और यदि बच्चे मिलकर चुपचाप बैठे रहें और कुछ भी ना करें, तो कहीं ना कहीं हमें आपको यहाँ सरप्राइजिंग सा होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। बच्चे खेल क्यों नहीं रहे, बच्चा चुपचाप क्यों हुआ पड़ा है, कहीं उसे कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है ना। तो वास्तव में वैसे ऐसा संभव नहीं हो सकता, ठीक है, कि भाई ये इम्पॉसिबल नहीं है कि बच्चे मीन्स कोई खेल न खेलें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं 3 वर्ष से रिलेटेड, 5 वर्ष से रिलेटेड। इसको थोड़ा मैं देख लेता हूँ। तो देखो कह रहे हैं कि 3 वर्ष का अभिनव है, जो बगीचे में टहलता हुआ पौधों में पानी देने वाली पाइप को उठा लेता है और पाइप को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाता है और घास पर गिरते हुए जो पानी है उसको देखता है। फिर वह पाइप के जो कि अंतिम छोर होता है उसको ध्यान से देखता है और उसमें अपनी उंगली डाल देता है, और उंगली जब उस पाइप में डाल देता है तो वह एक फुहारा टाइप बन जाता है, ठीक है। सो पाइप से वह क्या है कि अब वहाँ पे यह उसके लिए मस्ती हो गई। पाइप से निकल कर कुछ पानी कह रहा है कि उसके ऊपर और कुछ पौधों पर गिरता है और कुछ देर बाद अभिनव अपनी उंगली बाहर निकाल लेता है और फिर वापस पाइप के मुंह में मीन्स वह कभी उंगली बाहर निकाल लेता है, कभी उसको फुहारा बना लेता है, कभी उसको छोड़ देता है। तो इट मीन्स जो यह एक्टिविटी है वह 10 मिनट तक लगभग चलती रहती है। तो यह उसके लिए क्या है,
ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि वह वहाँ पे पाइप के साथ इतना मीन्स घुल मिल गया कि उसे यह खेल बना लिया उसने। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ये मीन्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो ये इसको आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम्पल को। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो 5 महीने का और 8 महीने का। मैं आगे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। खेल की सबसे जो पहली विशेषता यहाँ पे कह रहे हैं कि खेल की अगर सबसे पहली विशेषता की बात करें तो सिंपली वो हमारे लिए इंजॉयबल हो सकती है, उससे हमें आनंद मिलता है। ठीक है। खेल में हमें मज़ा आता है। कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी एक्टिविटी या क्रियाकलाप जिसमें बच्चों को आनंद मिलता है, वह उसके लिए क्या है, खेल है। और जो भी एक्टिविटी किसी के लिए खेल हो सकता है, मीन्स कोई भी एक एक्टिविटी जो वह कर रहा है वह उसके लिए खेल हो सकता है, और परंतु वह किसी दूसरे के लिए कार्य भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली खेल को हम इंजॉयबल थिंग है, मीन्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इंजॉय करते हैं और जो व्यक्ति या बच्चे के लिए मज़ेदार हो सकती है। और जहाँ पर ये बात कही गई है कि खेल में जो क्रिया हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, वह इन द फ्यूचर व्यक्ति के लिए उसका प्रोफेशनल, उसका कोई ना कोई काम या उसका मीन्स जीवन जीने लायक कोई प्रोफेशनल बन सकती है, जिसको वह अपने प्रोफेशन में शामिल कर सकता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास आया है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक कह रहे हैं जो कारपेंटर के लिए मेज बनाना काम है, परंतु जो व्यक्ति इसे आनंद के लिए मीन्स इंजॉय के लिए कोई वस्तु बना रहे हैं, तो वह उसके लिए क्या हो सकता है, यह क्रिया उसका शौक हो सकता है। एक ही क्रिया विभिन्न सिचुएशन में व्यक्ति के लिए काम या खेल हो सकती है। यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया है कि जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचानना सीख रहे होते हैं तो वह कार्य कर रहे होते हैं, और परंतु जब वे सब्जी खरीदने और बेचने का खेल खेल रहे होते हैं तो उस एक्टिविटी में स्वयं ही सिक्कों की पहचान करना भी सीख जाते हैं, और यह गतिविधि जो कर रहे हैं वह उसके लिए खेल है। ठीक है। सो मीन्स एट यह सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे हम किसी कार्य को एज ए इंजॉय जी रहे हैं। ठीक है। उसको उसको फील कर रहे हैं। ठीक है। उसमें उसमें इतने उसको मीन्स इंटरेस्टिंग वे से कर रहे हैं कोई कार्य, तो वह हमें खेल ही लगेगा। सो सिंपली इसलिए तो एजुकेशन में जो गेम्स हैं, खेल हैं, उनको लाया गया ताकि एजुकेशन भी बच्चों को एक तरीके का खेल लगे, और उसको मीन्स वहाँ पे कहीं ना कहीं जो वर्डन रहता है एजुकेशन का, जो कहीं ना कहीं टेंशन रहती है चीज़ें याद करने की, वो मीन्स उन चीज़ों से निकल पाए बच्चा। और ईजिली किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम खेल के माध्यम से टीच करने की या पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जो भी चीज़ें उसमें पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को उसमें किसी की तरीके की प्रॉब्लम ना उसको फेस करनी पड़े, क्योंकि खेल खेल में बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। जैसे कि यहीं पे हमने एक एग्जांपल लिया था ना कि जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचान रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे वह कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है कि उन्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी फील हो सकती है। ठीक है। फेस कर सकते हैं वो डिफ़िकल्टीज़ को, परंतु अगर वह उसी अलग सिचुएशन में सिक्कों की पहचान करने में, वह जब वे सब्जी खरीदना या सब्जी बेचना खेल रहे हैं, जस्ट एक नाटक कर रहे हैं, तो उसमें वह क्या है, लेन देन तो होगा ना कि भाई सब्जी खरीदेगा तो उसमें कुछ उसको कुछ पैसे भी तो देगा बच्चा। तो इट मीन्स वहाँ पे उसको अपने आप ही सिक्कों की पहचान हो जाएगी कि भाई ये कितने का सिक्का है, या 1 रुपये का है, या 2 रुपये का है, या 5 रुपये का है। ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स जो भी एक्टिविटी वो करते हैं वो उनके लिए खेल बन जाती है, और वह चीज़ें भी सीख जाते हैं। ठीक है। तो खेल अपने आप में एक यहाँ पे कह रहे हैं कि इंजॉयबल थिंग है। एक खेलने से बच्चों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। जब बच्चे बार बार, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सीढ़ी चढ़ती है और उससे कूदती है, तो वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसको यहाँ पे मज़ा आता है। न तो यह क्रिया वह अपना कौशल दिखाने के लिए कर रही है, मीन्स ना ही तो वह अपना मीन्स जो एक्टिविटी है, जो स्किल है, वो दिखाने के लिए कर रही है, और ना ही कोई ना कोई रिवार्ड पाने के लिए वो यहाँ पे यह एक्टिविटी कर रही है सीढ़ियों से छलांग लगाने का। वह जस्ट आनंद को फील कर रही है, जहाँ पे उसको इंजॉय कर रही है वह चीज़ों को। तो ऐसा करते समय बालिकी के जो भी बालिका है, जो भी बच्ची है, उसके शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का कहीं ना कहीं विकास भी हो रहा है, जबकि उसका यह उद्देश्य नहीं था, मीन्स उसने अपना विकास नहीं करना था, बट ये कहीं ना कहीं हो रही हैं चीज़ें। ठीक है। सो इसलिए खेलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे एजुकेशन पॉइंट में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि खेल एक ऐसी क्रिया है जिसमें बालिका स्वेच्छा और खुशी से, मीन्स स्वेच्छा मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार, और खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करती है, खेल में खेल का हिस्सा बनती है, और खेलने के लिए उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाता, जो हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर दी है। ठीक है। कि भाई वो हमारे लिए कोई एक्टिविटी खेल हो सकती है जिस पर हमें कोई भी दबाव नहीं होता। तो यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि खेल द्वारा बच्चों को क्या लाभ होते हैं। ठीक है। कि खेल से बच्चों को क्या लाभ होते हैं। तो सिंपली फर्स्ट तो हमने लाभ तो हम समझ सकते हैं ना कि भाई खेलों से तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। खेलों से हमारा जो विकास है, ठीक है, उसको क्या है, उसको एक गति मिलती है, खेलों से हमारा विकास होता है। ये कि बहुत सारे जो अध्ययन हुए हैं जिनसे यह पता चला है कि जो बच्चे खेलते नहीं हैं, जो बच्चे खेलने में एक्टिव नहीं होते, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे वो
उनको कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा भी नहीं मिलती या खेलने से रिलेटेड अभिप्रेरणा नहीं मिलती, तो विकास के क्षेत्र में वह पिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वही खेल मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। अगर वह खेलेगा नहीं तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से वह कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। ठीक है, सो बच्चे के लिए कोई भी एक्टिविटी खेल हो सकती है। आगे हमारे पास आया है विकास में खेल की भूमिका। तो यहाँ पे सिंपली हम जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारा, देखो डेवलपमेंट में हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है और हमारा सामाजिक विकास होता है। ठीक है, सो ये सारे विकास तो चारों तो हम इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा 2-3 पढ़ लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आया है संज्ञानात्मक मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कुछ ना कुछ सीखते भी हैं और इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन अगर हम सीख रहे हैं चीज़ों को तो हमारा मानसिक विकास हो रहा है ना, तो हम यह कह सकते हैं। सो बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, ये हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था, उससे पिछले लेसन में भी पढ़ा था। खेलते हुए बच्चों को वस्तुओं को छूना, ठीक है, उन्हें ध्यान से देखना, आसपास के जो भी इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे उसको वहाँ पे मीन्स उस इन्वायरमेंट में वो अलग अलग तरीके की खोजें करते हैं, छानबीन करते हैं, तो उसका मीन्स मौका मिलता रहता है जो बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, सो कहते हैं, और इससे उन्हें अपने मन में उठते हुए जो अनेक क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनका भी उत्तर मिलता रहता है। तो वह खेल क्रियाओं के माध्यम से ही आम जो घटनाएं घटित होती हैं उसके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके कारणों को समझने लगते हैं। बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार खेलने का अवसर देने से, यदि बच्चों को हम उसकी इच्छा के अनुसार जो भी वह चीज़ कर रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो उसको हम फ्रीली छोड़ दें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि उनको सीखने में काफ़ी मदद मिलती है। जहाँ पे खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर देता है। ठीक है, यानी कि वह स्वयं सीखते हैं बच्चे, तो स्वयं सीखना ही हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म होता है। जो बच्चे स्वयं सीख रहे होते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म में रखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, उसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म में रखते हैं। सो भाई यहाँ पे ना हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया है, तो आप इसको जस्ट पढ़ लेना एग्जाम्पल को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ मीन्स सीखने को मिलेगा। एक तो इस एग्जाम्पल को पढ़ लेना, ठीक है, और आगे भी आया है तो इसी एग्जाम्पल के साथ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक, तो इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ लेना, मेरे कहने पे पढ़ लेना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, इसको पढ़ने से आपको काफ़ी चीज़ें मीन्स सीखने को मिलेंगी। आगे हमारे पास है कि जो खेल है वह जो कल्पनाशीलता होती है, मीन्स जो हमारी इमेजिनेशन पावर होती है, तो इसको हम सिंपली एज ए साइकोलॉजिकल फॉर्म में हाइपोथेसिस का नाम दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, मीन्स परिकल्पनाएं होती हैं, ठीक है, तो उसको बढ़ावा मिलता है और इससे बच्चे क्रिएटिव भी बनते हैं। सृजनात्मकता जो होती है, क्रिएटिविटी, उसको भी मीन्स कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। तो कैसे, यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, तो ऐसा करते हुए उनकी बातचीत और व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुसार होता है जिनकी वह भूमिका, तो वही खेल में वह किसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो यह एक रोल प्ले के अंदर चला जाता है, तो रोल प्ले करना भी एक खेल हो सकता है ना। तो वही खेल में बच्चे जो भी मीन्स थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे कि राजे महाराजाओं का जो खेल हो गया, ठीक है, घर घर में वो अलग अलग से अपने पिता की, माता की, चाचा ताया मीन्स ऐसे कुछ मेंबर्स हैं, उनकी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो यह भी एक खेल हो गया। ठीक है, जानवरों के खेल में कोई शेर बन रहा है, कोई कुत्ता बन रहा है, बिल्ली बन रहा है, ठीक है, कोई, तो इस तरीके से यह जानवरों के खेल में जानवरों द्वारा जो की गई एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनको वह क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी तरीके की जो भूमिका निभाना क्या हो सकता है, बच्चों के लिए खेल हो सकता है, तो इसलिए उनकी कल्पनाशीलता का यहाँ पे विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अपने अलग अलग सी भूमिकाएं निभाते हैं, और ऐसा करते हुए उनकी जो भी बातचीत होती है और व्यवहार होता है और उसी व्यक्ति के अनुसार होता है जिनकी वह भूमिका कर रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण खेल में कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं बालिका गुड़िया की माँ बनकर गुड़िया को कहती है कि उसे टॉफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि अब यह उसके लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर बच्ची को पता कैसे चला कि भाई टॉफ़ी उसके लिए हानिकारक हो सकती है, उसके दांत खराब हो सकते हैं। ठीक है, सो शायद उसने ऐसा इसलिए कहा गुड़िया को, जो बालिका ने गुड़िया को यह शब्द कहे, ठीक है, तो क्योंकि बालिका गुड़िया की माँ बनी थी, है ना, तो यहाँ पे वो उसकी माता की भूमिका अदा कर रही है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं बालिका ने भी यह शब्द अपनी माता से सुने थे कि भाई जब उसने टॉफ़ी मांगी थी, तो बिल्कुल वही बात बालिका की माँ ने उसे यह समझाई थी कि भाई आपको टॉफ़ी नहीं मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं टॉफ़ी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और वही सेम थिंग बच्ची ने अपनी गुड़िया के साथ कर दी, ठीक है, अपनी डॉल के साथ कर दी। इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं गुड़िया के साथ खेल खेल रही है ना। सो खेल में जो भी माँ द्वारा की गई जो नकल है, ठीक है, जो भी नकल है उसको
उचित व्यवहार से कर रही है और माता का व्यवहार भी वह यहाँ पे सीख रही है, ठीक है। सो दूसरों को देख करके उनके द्वारा सीखा गया व्यवहार, तो हम कह सकते हैं कि दूसरों को देख करके उनका जो व्यवहार हम सीखते हैं, तो सिंपली दूसरों को देख करके जो हम नकल कर रहे हैं, सो इसको हम क्या बोलते हैं। हमने लास्ट आई थिंक लेसन में, लास्ट से आई थिंक सेकंड पार्ट था, पता नहीं थर्ड पार्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वही एक होता है वर्ड इमिटेशन। सो दूसरों को देख करके जो नकल करके हम व्यवहारों को सीखते हैं उसको इमिटेशन बोलते हैं, नकल करना। इसको अनुकरण करना भी बोल देते हैं, ठीक है, अनुकरण करना। तो ये वर्ड भी आप याद रख सकते हो, अनुकरण करना, नकल करना, इमिटेशन, अनुकरण, ये सेम ही है। यह वर्ड सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, यह बंडूरा ने, ठीक है, बंडूरा ने दी थी, जो उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था सोशल लर्निंग थ्योरी। और बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी वर्ड जो सोशल लर्निंग दी थी उसमें इमिटेशन जो था, नकल करना, वो ये उन्होंने बताया था। और जो सोशल लर्निंग थ्योरी का बेसिक पॉइंट है, मीन्स कहाँ से सोशल लर्निंग थ्योरी बनी, तो वो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना मीन्स दूसरों को देखना, और दूसरों को देख करके उसकी नकल करना मीन्स इमिटेशन, है ना। तो दूसरों को देख करके जो व्यवहार सीख रहे हैं वो ऑब्जर्व करके ही सीख रहे हैं, और ऑब्जर्व करके फिर हम उसी व्यवहार को नकल करते हैं। नकल करना मीन्स एक तरीके से रिहर्सल चलती है इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से रिहर्सल चलती है, और इसलिए इसमें चीज़ें जो बन जाती हैं, एक इसमें स्टेप याद रखने हैं ऑब्जर्वेशन के, कि इसमें ऑब्जर्वेशन में होता क्या है, अटेंशन, हमारे पास एक तो अटेंशन आती है, ठीक है, अटेंशन, और एक है रिटेंशन, ठीक है। मीन्स इसको रिमेंबरिंग के नाम से हम याद रख सकते हैं, सिंपली रिमेंबर करना, याद करना। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्शन, ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास मोटिवेशन, मोटिवेशन। सो ये मीन्स कुछ स्टेप है, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन और मोटिवेशन, ये आप याद रख लोगे। अटेंशन में हम सिंपली जो भी इसमें ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति होता है, वह जो मॉडल रहता है उसको ध्यानपूर्वक देखता है और उसका अनुकरण करता है, ठीक है, आगे। लेकिन अनुकरण करने से पहले वह उसको याद करता है, उसके व्यवहार को, ठीक है, अपनी उसको मेमोराइज करता है, ठीक है, व्यवहार को। तो वह रिटेंशन में आता है, व्यवहारों को देखना, फिर व्यवहारों को मेमोराइज करना, और मेमोराइज करने के बाद फिर वह उसकी नकल करता है यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्शन में, ताकि वह चीज़ उसके व्यवहार में लागू हो जाए, मीन्स अप्लाई करना। और जब वह व्यवहारों को सीख जाता है तो वह कहीं ना कहीं जब संतुष्ट होता है, उसको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। सो फिर आगे वह उसी व्यवहार को अपने जीवन में अपनाए रखता है, ठीक है, चाहे बच्चा या बच्ची। तो ये आप याद रखोगे। सो सिंपली हम खेल के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे थे। सो SLT थ्योरी में क्यों चले गए, क्योंकि भाई हमारे पास एक वर्ड आया था नकल करना, ठीक है। सो नकल करके वह उचित व्यवहार यहाँ पे सीख रही है। उसके बाद बात करते हैं हम क्रिएटिविटी की। तो कह रहे हैं कि खेल में बालिका वास्तविकता से बहुत सारी वास्तविकता से हटकर कुछ न कुछ सृजनात्मक चीज़ें करती है। कह रहे हैं कि एक टूटी प्लेट 3 वर्षीय बालिका के लिए टेबल बन सकती है, ठीक है, और एक 10 वर्ष बालक के लिए आंतरिक जो जान बन सकता है, ठीक है, मीन्स जो स्पेसशिप होती है। और माचिस की डिब्बी की बात करें तो जब उसको पंक्ति में, ठीक है, माचिस की डिब्बियों को पंक्ति में जोड़ देते हैं तो वह रेलगाड़ी बन जाती है उनके लिए, ठीक है। सो आप इस चीज़ को देख करके भी यहाँ पे हैरान हो गए कि भाई जो वह रेलगाड़ी उन्होंने बनाई है उसके लिए उन्होंने कोई पटरी, रेल पटरी भी निर्धारित नहीं की कि भाई क्योंकि रेल तो रेल पटरी पर चलती है ना, तो वह मीन्स कहीं भी उस गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, ठीक है, वह सड़क पर ही चले जा रही है। तो मीन्स बच्चों के लिए ये जो रियलिटी होती है, जो चीज़ें जिस तरीके से एक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो उन चीज़ों को वह अपनी ही क्रिएटिविटी से कुछ अन्य चीज़ बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जब प्लेट टूट गई तो वह किसी 3 वर्ष की लड़की के लिए टेबल बन जाती है, और 10 वर्ष के बालक के लिए वह एक स्पेसशिप भी बन जाता है, ठीक है। और माचिस की डिब्बियों की बात करें तो वह बच्चों के लिए रेलगाड़ी बन रही है ना। तो यह उनकी क्रिएटिविटी ही तो है। सो हम कह सकते हैं कि उनकी कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी का यहाँ पे विकास होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि खेल जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास को भी बढ़ावा देता है। तो खेल एक ऐसी क्रिया जो बच्चों को अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। तो इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि कैसे उनके बच्चों को अभ्यास हो रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि एक 4 महीने के शिशु की बात करें तो माँ उसके आगे एक खिलौना रख देती है। शिशु का ध्यान जब उस खिलौने, तो यहाँ पे 4 मंथ का बच्चा है, तो जब उसके खिलौने की और शिशु का ध्यान जाता है तो वह अपनी पीठ से पेट के बल पलट कर उस तक पहुँचने की कोशिश करता है। तो ऐसा करने से उसकी जो मांसपेशियाँ हैं, उसके मसल्स हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन बनता है, ठीक है। और बार बार खिलौने तक पहुँचने का वह प्रयास है जो शिशु कर रहा है, कभी पलटी खाता है, कभी सीधा होता है,
कभी टेढ़ा मेढ़ा होता है, कभी रेंगता है। तो मीन्स धीरे धीरे मीन्स जब वह खिलौने तक पहुँच भी जाता है, ठीक है, तो खिलौने को प्राप्त भी कर लेता है। तो जो ऐसा यह कर रहा है, इट मीन्स वहाँ पे उसकी कहीं ना कहीं शारीरिक क्रियाओं का विकास हो रहा है, ठीक है। तो जब उसकी पूरी एक्टिविटी इस क्रिया में भाग ले रही है, तो ये कौन सी स्किल में आता है, यह ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। जब पूरी बॉडी भाग लेती है किसी ना किसी एक्टिविटी में, उसको ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे जब ईंटों की एक पंक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं, दीवार फांदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, झूले पर लटकते हैं, तो इसमें पूरी बॉडी एक्टिव है हमारी। दौड़ते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो यह किस में आता है, यह ग्रॉस मोटर स्किल में आता है, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे, ये चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल में आ रही है। आगे हमारे पास लिखा है कि जब बच्चे क्या करते हैं कि खेल में ज़मीन में गड्ढे खोदते हैं, पत्तियों के हार बनाते हैं, चित्र बनाते हैं और उनमें रंग भरते हैं। जो लघु मांसपेशियां हैं, इसमें लघु मांसपेशियों का विकास होता है। तो ये चीज़ें फाइन मोटर स्किल में आती हैं, जिसमें मीन्स कुछ छोटी जो हमारे मसल्स हैं, जैसे कि उंगलियों में समन्वय स्थापित होना बच्चे की, ठीक है। जब वह लिखना सीख जाती है, अगर वह चित्र बना रहे हैं या रंग भर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी जो उंगलियों की मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, उसमें कोऑर्डिनेशन बन रहा है, ठीक है, उसमें बैलेंस बन रहा है। तो इट मीन्स जो छोटी मांसपेशियां हैं, जब उसका विकास हो रहा है तो यह फाइन मोटर स्किल में आता है। क्लियर है। इसमें फाइन मोटर स्किल में हमारी छोटी मांसपेशियां पार्टिसिपेट करती हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में। खेल से हम कह सकते हैं कि भाई भाषा का विकास होता है, उसका भाषा के विकास में वह सहायक है, क्योंकि खेल में बच्चे बहुत सारे अपने इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, ठीक है। तो सिंपली उनका भाषा का विकास भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि खेल में बच्चे चौकोर, गोल, सीधी और वक्र रेखा है जैसी विभिन्न आकृतियों को भी समझने की कोशिश करते हैं, जो बाद में उन्हीं विभिन्न अक्षरों को पहचान करने में मदद करती है। क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो यह मैथमेटिक्स में एक जियोमेट्रिक का टॉपिक बन सकता है ना। आयताकार चीज़ों को समझना, गोलाकार चीज़ों को समझना, ठीक है, तो उसका एरिया वगैरह है ना, वो आगे जा करके ईजी से इसको हैंडल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। खेलते हुए बच्चे यह भी सीखते हैं कि काला और लाल वृत्त है जो छोटा और बड़ा है, तो वह उनकी शेप होगी, उनकी रंगों की पहचान होगी। इन चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि जो क अक्षर है वह क ही रहता है, चाहे वह शब्द के शुरू में जुड़ जाए या अंत में जुड़ जाए, तो उसको क ही बोल करके प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे। तो खेल में इसी तरीके से वह पहले और बाद, बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे जैसी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी सीख जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखने के लिए मीन्स जो सारी ये चीज़ें हैं यह बहुत ही ज़रूरी है, तो जो सारी चीज़ें यह सीख जाते हैं। क्लियर है। तो इससे उनकी भाषा का भी विकास हो रहा है। आगे खेल के द्वारा कह रहे हैं कि बच्चों का सामाजिक विकास हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली सामाजिक विकास में क्या आता है कि बच्चों का रहन सहन, बच्चों की संस्कृति, बच्चों का कल्चर, बच्चे का धर्म, बच्चे की जाति, गुण, विश्वास, जो भी उसकी फैमिली के रूल्स रेगुलेशन है, उसकी समाज के रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें खेल में ही आती है। तो यहाँ पे जब कह रहे हैं कि बच्चे जब माँ शिशु को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, उसको सुलाती है, मीन्स ये सारी जो क्रियाएँ हैं यह समाज का ही तो हिस्सा है, ठीक है। तो सिंपली बालिका बड़ी होती है, वह अन्य बच्चों के साथ खेलती है और उनके साथ खेलते हुए आपस में चीज़ें जो बांटना है वह सीखती है। तो चीज़ों को बांटना मीन्स शेयर करना, है ना। तो यह क्या है, एक समाज में हम कह सकते हैं कि अच्छी बात हो सकती है। तो सामाजिक गुण हो सकता है, नियमों का पालन करना। जब अपनी बारी आएगी खेल में, तभी मीन्स अपनी टर्न को लेना, मीन्स अपनी बारी तभी हम लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि नहीं मैं ही बैटिंग करूंगा क्रिकेट में, मैं मीन्स बॉलिंग नहीं कर सकता, मैं फील्डिंग नहीं कर सकता। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम वहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। तो इससे हम जो भी सामाजिक नियम होते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। इस प्रकार वह लोगों की दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना और उनके महत्व देना भी सीख जाते हैं, ठीक है। सो सामाजिक गुण आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों के। कह रहे हैं खेलते समय जो बच्चे अक्सर वयस्कों की नकल करते हैं, जो हम पीछे भी वैसे पढ़ चुके हैं, और इस प्रकार भी जो वयस्कों का जो अपने बड़ों का अच्छा व्यवहार होता है उन्हीं भूमिकाओं को सीखते हैं। जो बुरा व्यवहार होता है वह उन भूमिकाओं को नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बुरे व्यवहार का अंजाम कहीं ना कहीं देखा होता है कि भाई चोरी की जाएगी तो यह इलीगल है और कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ के ले जाएगी और केस वगैरह फाइल होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझ आ जाती है, तो वह उस तरीके का व्यवहार नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। तो अगर चोर पुलिस का वह खेल रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो बच्चा चोर बनता है उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आ जाती है कि भाई चोरी करना बुरी बात है ना। सो खेलते हुए उनकी जो परस्पर क्रिया हो रही है आपस में, जो भी मीन्स चीज़ों को सीखना, त्योहारों के बारे में या धारणाओं के बारे में या परंपराओं के बारे में जो भी वह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो भी मीन्स क्या है, खेल के माध्यम से ही होता है। सो खेल के माध्यम से सामाजिक विकास होता है। खेल कह रहे हैं लास्ट में हमारे पास आया है भावात्मक विकास। तो इससे मीन्स सिंपली है कि बच्चे का जो हर्ष है, जो बच्चे की खुशी है वो झलकती है, बच्चे का क्रोध, बच्चे का भय, बच्चे का दुख दर्द, ये सारी चीज़ें खेल के माध्यम से झलक जाती है। सो हम कह सकते हैं कि खेल के माध्यम से उनके
भाव है, जो उनके संवेग हैं, उनका भी विकास होता है। खेल उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का मौका देता है जो बच्चों में, जो अन्य स्थितियों में कह रहे हैं अभी व्यक्त नहीं किए जाते। मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन खेल में उन भावनाओं और संवेगों को हम व्यक्त कर देते हैं। क्लियर है? सो गाइस, ये था हमारे पास कुछ मीन्स जो भी खेल से किन किन चीज़ों का, किन किन क्षेत्रों का विकास हो रहा है। आगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आया है, कह रहे हैं कि जो भी खेल है वह सीखने का माध्यम कैसे हो सकता है। मीन्स खेल में हम कुछ ना कुछ कैसे चीज़ें सीख रहे हैं। तो देखो भाई, कैसे सीख रहे हैं, सिंपल है, पॉइंट से आपको पता चलता जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं देखो कि बाल्यावस्था में चिंतन शक्ति का विकास, जो भी चिंतन शक्ति का विकास हो रहा है, तो मीन्स चिंतन शक्ति का विकास तो हम सीखना कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों को 3 वर्ष की होने तक बालिका अपनी आवश्यकताओं को मौखिक रूप से व्यक्त कर सकती है, लोगों से बात करती है, मित्र बनाती है, चल दौड़ और कूद सकती है, और वह औरों की बात समझती है, माता पिता, बहन भाई, अन्य लोगों के साथ इंटरेक्शन करती है। वह यह सब कैसे सीखती है? ठीक है, तो शैशवावस्था में जब बालिका केवल क्रिया के माध्यम से और स्वयं खोज कर रही होती है, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें सीख जाती है। ठीक है, सो मीन्स यह शैशवावस्था में बच्चे सिंपली कह सकते हैं कि भाई खेल रहे होते हैं, तो खेल खेल के माध्यम से वह सीख जाती हैं। ठीक है, जो कह रहे हैं कि बच्चे खेल के माध्यम से बच्चे क्रिया से सीखते हैं, क्योंकि खेल में कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, तो यह हम सिंपली कह सकते हैं यह इसका प्रिंसिपल हो सकता है खेल का, लर्निंग बाय डूइंग, क्योंकि खेल में कुछ ना कुछ करते हैं और वह कुछ ना कुछ लर्निंग भी हो रही है। स्वयं कुछ करके सीखना, सो स्वयं कुछ करके सीखना मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब स्वयं कुछ करके सीखना है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट विगोस्की ने दिया था। ठीक है, विगोस्की ने कंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट विगोस्की ने दिया था, जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है, सोशल। लेकिन अगर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आए, ठीक है, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ये आपने याद रखना है प्याजे, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? प्याजे ने दी थी। ठीक है, सो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म प्याजे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म विगोस्की। ऐसे ही कह रहे हैं कि खेल बालिका का ध्यान बनाए रखता है। तो भाई खेल से बच्चे का जो ध्यान है, जो अटेंशन, किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करने की जो पावर है, वो इसमें बच्चे की बनती है। ठीक है, ऐसे ही आगे हमारे पास कुछ खेलों के प्रकार आए हैं। ठीक है भाई, देखो खेलों के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। आपको पता है कि भाई बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो घर में खेले जाते हैं, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो बाहर खेले जाते हैं, बहुत सारे खेल बच्चे अकेला खेलता है, बहुत सारे खेल हम समूह बना करके, ग्रुप बना करके खेलते हैं ना। तो इसी आधार पर इसको कुछ ना कुछ कैटेगराइज किया गया है प्ले को। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं खेल में कि मुक्त और संरचनात्मक खेल। मुक्त मीन्स जिसमें फ्रीली कुछ भी चीज़ें वो कर रहे हैं, उन्हें किसी भी पाबंदी, उसको कोई ना कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही जहाँ पे। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे नियम नहीं बनाए जा रहे, तो वो मुक्त में आते हैं। तो सिंपली हम पढ़ लेते हैं। देखो कह रहे हैं कि यहाँ पे इन क्रियाओं में बच्चों को पालनकर्ता के अनुदेशों का पालन करना पड़ता है, और उनके पास क्रिया को बदलने की अधिक स्वतंत्रता नहीं होती। अपने ढंग से खेलने के लिए बालिका स्वतंत्र है, जहां उसे पालनकर्ता द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। तो इस आधार पर खेल को मुक्त अथवा संरचनात्मक किया गया है। ठीक है, मीन्स 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे को अपने जो केयरेबल रहता है, जहाँ अपना कोई वयस्क है, बड़ा है, उसका वह क्या करती है, मीन्स उसके निर्देशों को समझती है, जो खेलने के लिए वो निर्देश देते हैं वही चीज़ें करती है। लेकिन अगर बच्ची उनके निर्देशों के बिना खुद वह मुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से यहाँ पे चीज़ें कर रही है, तो इन दोनों चीज़ों को मीन्स 2 भागों में बांट दिया गया है, मुक्त और संरचनात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि जब बालिका मिट्टी के साथ किसी वयस्क के हस्तक्षेप या निर्देशन या अनुदेशन के बिना ही खेल रही है, मीन्स जैसे बच्चे मिट्टी के साथ खेल रहे हैं और वहाँ पे कोई भी एक वयस्क, एक मैच्योर व्यक्ति उनको कोई भी उनको हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं दे रहा, उनको अनुदेश वगैरह नहीं दे रहा, उनको ऑर्डर वगैरह नहीं दे रहा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसी चीज़ें वहाँ पे नहीं है। तो इस ऐसे खेलों को हम सिंपली कह सकते हैं कि यह मुक्त खेल है। दूसरी और बात करें कि यदि किसी आकृति की संकल्पना को समझाने के लिए कि मिट्टी से कैसी कोई इमेज बनानी है, कैसी कोई मूर्त बनानी है, तो ऐसा समझाने के लिए यदि बालिका को जब एक पालन करता रहता है, जब मैच्योर व्यक्ति रहता है, जब उसका ट्रेनर कह सकते हैं, उसको टीचर कह सकते हैं, जब वह निर्देश देता है कि चलो बाहर चलकर मिट्टी से कुछ ना कुछ कटोरे और थाली बनाते हैं, ठीक है, तो यह किस में आता है, यह स्ट्रक्चर में आता है, यह संरचित खेल में आता है। ठीक है, मीन्स इसको एक संरचना में बांट दिया गया है, तो इसको संरचनात्मक खेल बोलते हैं। आगे ऐसे ही
लिखा है कि मुक्त खेल जिज्ञासा और पहल को बनाए रखता है, बच्चों को खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन संरचनात्मक खेल में जो पालन करता है वह बालिका का ध्यान कुछ विशेष पहलुओं की ओर आकर्षित करता है जिसके बारे में उसने सोचा भी न हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो एक ट्रेनर रहता है, जहाँ पालन करता रहता है, केयरेबल रहता है, वह बच्ची को या बच्चे को मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें बनाना सिखाएगा मीन्स जिससे उसकी कल्पना शक्ति या सृजनात्मकता का विकास हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुक्त खेल में उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, वह अपने आप चीज़ें फ्रीली कर रहा है। क्योंकि आगे हमारे पास आए हैं बाहरी खेल और भीतरी खेल। ठीक है, तो बाहरी खेलों को भी आप समझते हो और भीतरी खेलों को भी आप समझते हो। ठीक है, सो सिंपली अगर बाहरी खेलों की बात करें तो कह रहे हैं कि खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल बाहरी खेल कहलाते हैं और घर में खेले जाने वाले खेल भीतरी खेल कहलाते हैं। तो बहुत सारे खेल ऐसे हैं जैसे कि चेस हो गया, बच्चे खेलते हैं, लूडो खेलते हैं बच्चे, सांप सीढ़ी खेलते हैं, ताश के पत्ते भी खेल लेते हैं, कैरम बोर्ड है ना खेलते हैं बच्चे घर में, लुका छिपी खेलते हैं बच्चे घर में। ठीक है, तो सिंपली जो है ऐसे खेल हैं जो घर में खेले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो ग्राउंड में जाकर के खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि भाई हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गई है ना। तो ये सारी कुछ ऐसे, क्रिकेट हो गया, बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो रनिंग हो गया जो ग्राउंड में जाकर के प्रॉपर तरीके से खेले जाते हैं। तो ये घर के बाहरी खेल और भीतरी खेल हो गए। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक खेल की बात करें तो व्यक्तिगत इंडिविजुअली जब बच्चा खेलता है, अकेला खेल रहा है, उसको इंडिविजुअली प्ले में रखेंगे और ग्रुपिंग में जब बच्चे समूह बना करके खेलते हैं तो कह रहे हैं कि जब बालिका स्वयं अकेले खेलती है तो वह व्यक्तिगत खेल कहलाता है, और जब दो या दो से ज़्यादा बच्चे एक साथ मिलकर के खेलते हैं वह सामूहिक खेल कहलाता है। 3-4 की उम्र तक कह रहे हैं लगभग बच्चे अकेले खेलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि 3-4 साल तक बच्चे लगभग अकेले खेलते हैं। वैसे जब खेल की हम स्टेजेस करेंगे, प्ले की कुछ स्टेजेस होती हैं जो कि बच्चे के अकॉर्डिंग मीन्स बच्चे की किस एज में बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो ही इंपॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो क्योंकि ये चीज़ों को तो आप बहुत ही समझते ही हो कि भाई व्यक्तिगत खेल क्या हो सकते हैं, सामूहिक खेल क्या उसको हो सकते हैं, नाम से क्लियर हो रही हैं ये चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं दूसरों के साथ खेलना सीख जाते हैं और फिर दूसरों के साथ खेलने में वह इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उनके खेलने का जो अधिकांश समय है वह क्या है, ग्रुप में बदल जाता है, समूहों में बीतता है। ठीक है, समय पर बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर बच्चे बड़े भी अकेले खेलना यहाँ पे ये चीज़ कही है, कई बार ऐसा भी देखा है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो भी अकेला खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा आ गया है, बच्चे ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं ना, तो मोबाइल भी एक खेल बन गया है बच्चों के लिए, मोबाइल में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं तो वो अकेले ही खेलते हैं। ठीक है, समूहों में खेलने से उनका थोड़ा सामाजिक विकास है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे आया है ओजस्वी और शांत खेल। देखो ओजस्वी खेल वो कहलाते हैं जिसमें सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो खेल एक जगह पर बैठ कर के खेले जाते हैं वो शांत में आ जाते हैं, और ओजस्वी में जिसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि बच्चे भागने कूदने और उछलने वाले खेल खेलना पसंद करते हैं, अर्थात वह खेल जिनमें अधिक ऊर्जा, जिसमें अधिक एनर्जी लगती है उसमें वह मीन्स अपनी बॉडी की एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ऐसी खेल क्रियाएँ ओजस्वी कहलाती हैं, मीन्स इसको सक्रिय खेल का नाम भी दे सकते हैं। और आगे हमारे पास है वे खेल जिनमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, जो जमीन पर बैठ करके, जैसे कि चौक से लिखना, चित्र बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, पत्थरों से मीनार बनाना, और बच्चों को जो चीज़ें आराम देती है। ठीक है, ऐसे खेल जिनमें अधिक ऊर्जा खर्च नहीं होती उसको शांत खेल में रखा गया है। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ संवेदी, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल है। ठीक है, सेंसरीज, मोटर से रिलेटेड और प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि शैशवावस्था में बच्चों का खेल जो रहता है वह वस्तुओं को छूना, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे के पास जस्ट सेंसरीज तो होती है। ठीक है, मीन्स उसके पास ज्ञानेंद्रियाँ ही होती है, कुछ ना कुछ करने के लिए वस्तुओं को छूता है, सूंघता है, वह टच करता है, स्मेल करता है, उनका क्या टेस्ट है वे करता है। ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट में वह छानबीन कर रहा है अपनी सेंसरीज के द्वारा कर रहा है। इन क्रियाओं में इंद्रिय संलग्न होती है, मीन्स इंद्रियों का इंक्लूड होना आता है, और मांसपेशियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, इसलिए यह सेंसरी मोटर खेल कहला। आगे कह रहे हैं कि अगर शैशवावस्था के अंत की बात करें, मीन्स जब लास्ट पॉइंट होता है शैशवावस्था का, तो बच्चे नाटकीय खेल में भाग लेते हैं। इस तरह के खेल में बच्चे कल्पना करते हैं और टीन का डिब्बा, जैसे कि उसको घर बना लिया, लकड़ी का गुटका है उसको हवाई जहाज बना लिया, जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे ना, डिब्बी को माचिस की जो बॉक्सेस रहते हैं उनको पंक्ति में जोड़ करके उनकी रेलगाड़ी बना ली, उनकी ट्रेन बना ली, है ना। तो वस्तुओं का उपयोग करके जो वास्तविक रूप से हट करके कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसको हम काल्पनिक खेल या प्रतीकात्मक खेल, मीन्स कुछ ना कुछ उनके प्रतीक डिसाइड कर लेते हैं कि भाई यह लकड़ी का जो गुटका है
ठीक है, यह मेरा हवाई जहाज है, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है। तो ऐसे खेल प्रतीकात्मक खेल कहलाते हैं। क्लियर। तो संवेदी क्रियात्मक और प्रतीकात्मक मीन्स ये आप याद रख लोगे, प्रभावित करने वाले कारक का रहता है, ठीक है। सो इस टॉपिक में मीन्स ज़्यादा कुछ देखने वाली बात नहीं है कि ये सिंपल पता है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आजू की बात लूँ तो ये भी प्रभावित करती है कि किस आजू में बच्चे अलग अलग तरीके के खेल खेलते हैं, तो वह उसकी आजू पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। मीन्स उसकी एज पर ही डिपेंड करता है कि किस एज में बच्चे साइकिल चला सकते हैं और किस एज में बच्चे साइकिल नहीं चला सकते। मीन्स अगर मैं छोटे बच्चे की बात करूँ जो सिर्फ अभी 8 महीने का है या 6 महीने का है या 5 महीने का, तो सिंपली हमें पता है कि भाई वो साइकिल नहीं चला सकता, तो वह साइकिल चलाने का खेल कैसे खेलेगा, है ना। पेड़ों पर चढ़ने का खेल कैसे खेलेगा। और एक 8 वर्ष के बच्चे की बात करें या 5 वर्ष के बच्चे की बात करें तो वह साइकिल चलाना, पेड़ों पर चढ़ना, है ना, तो ऐसी चीज़ें करना उसको इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो ऐसी चीज़ें करेगा। सो आजू प्रभावित करती है चीज़ों को। जो जेंडर है वो भी प्रभावित करता है। आपको पता है कि भाई लड़का है या लड़की है, उनके खेलों में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाया जाता है ना। तो बहुत सारे फैक्टर है इसमें, जैसे कि ये जेंडर हो गया, उसका कल्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे कल्चर हो गया उसका, ये प्रभावित करता है। उसका हमारे पास जो एक सोशल इन्वायरमेंट रहता है, सामाजिक वर्ग रहता है उसका, ठीक है, ये उसको प्रभावित करता है अलग अलग चीज़ें से। जैसे कि अगर अच्छी फैमिली से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं उनको अच्छी चीज़ें मिलती हैं खेलने के लिए, ठीक है, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मीन्स एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मिलती, उनके पास जो भी मीन्स टूटी फूटी चीज़ें होती हैं, पत्थर हो गया, खाली डिब्बे हो गए, ढक्कन हो गए, ठीक है, वो उन्हीं से कुछ ना कुछ अपनी मीन्स प्रतीकात्मक खेल बना करके उन्हीं चीज़ों को खेलता है, अपना इमेजिन करके भी भाई उसका ढक्कन, उसका एक पहिया है, वह पहियों के साथ खेलते हैं। आपने देखा होगा पहियों के साथ खेलना बच्चों को, है ना। एक साइकिल का जो पहिया होता है जो टूटा हुआ होता है, ठीक है, तो उसके साथ वह खेलते हैं बच्चे। सो सिंपली जो सामाजिक वर्ग है यह भी प्रभावित करता है बच्चों के खेल को, ठीक है। और जो परिस्थिति है, परिवेश है, इसका भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा जन संपर्क मीन्स कम्युनिटी के कॉन्टैक्ट में आता रहता है, जैसे बच्चा समाज के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। सो उसी तरीके से बच्चा अलग अलग तरीके के खेल खेलना सीख जाता है। और जनसंपर्क का संबंध जहाँ पे है कम्युनिकेशन करने वाले जो साधन होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, है ना, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, ठीक है। पत्र पत्रिकाएँ होगी, न्यूज़पेपर हो गई, है ना, तो इनसे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती हैं। तो ये भी चीज़ें प्रभावित करती हैं खेलों को। अनुभव के स्तर पर, ठीक है, बच्चे के जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं, एक्सपीरियंस के बेस पर मीन्स बच्चे किस तरीके से खेल सकते हैं, तो एक्सपीरियंस भी प्रभावित करते हैं। जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है खेलने का वो अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, जिनको नहीं होता वो नहीं खेलते, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। सो गाइज ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक खेल के रिगार्डिंग। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है हम वो डिस्कस कर लेंगे कि भाई खेल के बारे में जो कुछ चीज़ें और भी पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे अब हम वो डिस्कस करेंगे। देखो खेल में एक रहता है प्ले वे मेथड, ठीक है, खेल में एक प्ले वे मेथड रहता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कॉपी की स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्ले वे मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्ले वे मेथड है, ठीक है, वह किसने दिया था, वो आप याद रखोगे कि हेनरी कैडवल कुक ने दिया था, ठीक है, हेनरी कैडवल कुक। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे उसका नाम देख सकते हो, ठीक है, हेनरी कैडवल कुक ने दिया था। जो प्ले वे मेथड है फर्स्ट ऑफ ऑल वह किसने दिया था, हेनरी कैडवल कुक ने दिया था। तो एक्चुअल में उन्होंने प्ले वे मेथड नहीं दिया था, एक्चुअल में ना उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्ले वे, ठीक है, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दी प्ले वे, ठीक है, वो किताब थी जो पब्लिश की थी। लेकिन एजुकेशन में उस किताब की बहुत भूमिका थी, उसमें यही चीज़ें बताई गई थी कि एजुकेशन में, शिक्षा के स्तर पर खेल की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस रहती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी हेनरी कैडवल कुक ने, ठीक है। सो उनको एक अच्छा एजुकेटर माना जाता है। खेल से रिलेटेड मीन्स उन्होंने एजुकेशन में खेल को एक एज ए हिस्सा बनाया, उसका भाग बनाया एजुकेशन का, कि खेल भी होना चाहिए एजुकेशन में, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ अलग से मेथड आते हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो किंडरगार्टन मेथड हो गया, एक आता है डाइडेक्टिक मेथड, ठीक है, जिसको मारिया मोंटेसरी ने propound किया था। डाइडेक्टिक मेथड आता है, यह भी खेल विधि पर आधारित था। मीन्स ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें मीन्स खेल विधि पर आधारित थी, जिसमें कहीं ना कहीं खेल आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड हो गया, डॉल्टन मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ठीक है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इनको नोट कर लेना कि ये सारी चीज़ें खेल पर आधारित होती है, ठीक है। इनमें कहीं ना कहीं खेल भी दिया है। सो ये भी याद रखना कि भाई किंडरगार्टन मेथड फ्रॉवेल ने दिया, डाइडेक्टिक मेथड मारिया मोंटेसरी ने दिया, प्रोजेक्ट मेथड हमारे पास आते हैं किलपैट्रिक, और इनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है जॉन डीवी का, ठीक है। डॉल्टन मेथड हमारे पास आते हैं मिस हेलन, ठीक है। और ह्यूरिस्टिक मेथड में हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है वो, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसमें खोजें करते हैं, और खोजें करना भी इंटरेस्टिंग रहता है बच्चों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं खेल हो सकता है, ठीक है। सो
यह मैथड है जो खेल विधि पर आधारित थे। ठीक है, तो ये भी कुछ आपने याद रखने हैं, जो कि एजुकेटर थे, फ्रेवल हो गया, मारिया मोंटेंसरी होगी, किलपैट्रिक हो गया, मिस हेलन हो गया और जॉन डीवी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास। और ऐसे ही आगे मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ, सॉरी स्टेजेस पे लेकर के चलते हैं कि खेल की कुछ ना कुछ स्टेजेस रहती हैं, वो क्या है स्टेजेस, उसको हम देख लेते हैं। सो भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग से मैटर है जिसमें खेल के बारे में थोड़ा और हम पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खेल है वह एक इनेट, आंतरिक, क्रिएटिव, जॉयफुल, नॉन सीरियस, इंटरेस्टिंग एंड रिक्रिएटिव एक्टिविटी है। मीन्स हम खेल को यह कह सकते हैं कि यह एक क्रिएटिविटी देता है, एक जॉयफुल है जो आनंददायक होता है बच्चे के लिए, इंटरेस्टिंग रहता है, नॉन सीरियस है जिसमें मीन्स हम ज़्यादा इस चीज़ को गंभीरता से नहीं देखते, सीरियस नहीं होते, जस्ट एंजॉय कर रहे हैं अपना, है ना। इट इज़ द एक्टिविटी इन विच नेचुरल अर्जेस ऑफ द चाइल्ड फाइंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, यह एक मीन्स वह एक्टिविटी है, वह गति है जिसमें मीन्स हम प्राकृतिक रूप से अपनी जो भी एक्सप्रेशन है उसको क्या कर सकते हैं, अपने आप को, खुद को नेचुरली तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रिगार्डेड एज द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, वट ही कैन नॉट एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज ही एक्सप्रेस दैट थ्रू हिज बिहेवियर एंड दैट बिहेवियर इज प्ले। तो इसमें यही चीज़ कही गई है कि यह बच्चे की जो खेल है एक तरीके की लैंग्वेज मानी जाती है, एक तरीके की भाषा मानी जाती है, लेकिन यह वह भाषा है जो कि बच्चा बोल करके एक्सप्रेस नहीं करता, यह वो भाषा है जस्ट बच्चा अपने बिहेवियर के माध्यम से यह भाषा एक्सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, सो जो हमारे पास स्टेज है, स्टेजेस आती हैं गेम्स की, सॉरी प्ले की, तो यह स्टेजेस को क्लासीफाई किया था, किन्होंने क्लासीफाई किया था, तो यह एक थ्योरी रहती है जो कि मेल्ड्रेड पार्टन न्यू हॉल ने दी थी। ठीक है, मेल्ड्रेड पार्टन न्यू हॉल ने यह एक थ्योरी दी थी, तो जिसमें उन्होंने खेलों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। ठीक है, मीन्स इसकी एक सीरीज प्रोवाइड की है कि अगर यहाँ पे जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनऑक्युपाइड प्ले। तो अनऑक्युपाइड प्ले में यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है कि कह रहे हैं इस स्टेज में जो बच्चा रहता है वह जस्ट क्या करता है, बहुत सारी मूवमेंट करता है अपनी आर्म से, अपनी लेग से, अपने हैंड से, अपने पैरों से, मीन्स वो बहुत सारी ऐसी मूवमेंट करता है जो उसकी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अपनी बॉडी मूवमेंट जो दिखाता है वो उस बच्चे के लिए खेल रहता है। यहाँ पे मीन्स बच्चा देखो 3 मंथ का है तो चल फिर दौड़ भाग तो सकता नहीं, तो सिंपली मीन्स अपने पैरों को हिलाना, करवटें लेना, ठीक है, वस्तुओं को छूना, वस्तुओं को देखना, चखना, स्मेलिंग करना उनकी, तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वह अनऑक्युपाइड प्ले में आता है। सेकंड हमारे पास है सॉलिटरी प्ले। ठीक है, तो इसमें देखो कह रहे हैं कि व्हेन ए चाइल्ड प्ले अलोन, तो यह वह स्टेज है जिसमें बच्चा अकेला खेलता है। इसमें बच्चा अकेला खेलता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, इसमें बच्चे अकेले खेलते हैं, वे दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, तो यह जो स्टेज रहती है यह जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की स्टेज मानी जाती है। उसके बाद कह रहे हैं कि जब बच्चा 2 वर्ष तक का लगभग हो जाता है तो उसमें हमारे पास आया है स्पेक्टेटर। ठीक है, या ऑन लुकर। देखो स्पेक्टेटर मतलब होता है कि देखने वाला, या ऑन लुकर भी हम कहते हैं, लुक, इसमें लुक वर्ड है, देखना है ना, तो देखने वाला, जस्ट इसमें आपने ये मान के चलना है। देखो कह रहे हैं इस स्टेज के दौरान चाइल्ड बिगन टू वॉच अदर चिल्ड्रंस प्लेइंग बट डज नॉट प्ले विद देम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस स्टेज के दौरान बच्चे हैं जो वो दूसरे बच्चों को खेलता हुआ जस्ट लुक करते हैं, देखते हैं, उनको वॉच करते हैं। ठीक है, भी दूसरे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, जस्ट उनको देख करके ही वह खुश हैं, तो यहाँ पे वह उनके साथ खेलते नहीं है, जस्ट उनको देख करके ही क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और उनको देखना ही उनके लिए खेल है। ठीक है, सो ये आप याद रखना स्पेक्टेटर। आगे हमारे पास स्टेज आती है पैरेलल प्ले। ठीक है, सो पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब होता है कि बच्चे खेल रहे हैं, उसी के साइड में जब एक बच्चा खेल रहा है तो मीन्स वो पैरेलल प्ले में चला जाता है, उसी की साइड में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन ए चाइल्ड, जब एक बच्चा खेलता है अलोंग साइड और नियर अदर बट डज नॉट प्ले विद देम। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करके रखनी है आपने कि भाई बच्चा यहाँ पे खेलता तो है, बच्चों के साथ खेल तो रहा है, लेकिन वह उनके साथ नहीं खेल रहा। मान लो कि एक ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं और जैसे कि कुछ बच्चे इधर खेल रहे हैं इस साइड, तो वो बच्चा इस साइड खेल रहा है। ठीक है, तो उनको भी देख रहा है और इस साइड खेल भी रहा है। यहाँ पे जस्ट देख नहीं रहा, यहाँ पे जस्ट उनके साथ खेल भी रहा है, लेकिन उसकी साइड जस्ट अलग है। तो मीन्स देखो यहाँ पे अब ये चीज़ आई है कि बच्चा खेलता है अलोंग साइड और नियर, उनके पास में रह करके बच्चा खेलता है, बट डज नॉट प्ले विद देम, मीन्स उनके साथ नहीं खेलता। दिस स्टेज इज रेफर टू एज ए पैरेलल प्ले। तो इसको पैरेलल प्ले में हम रखते हैं। एसोसिएट प्ले में कह रहे हैं व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट टू इंटरेक्ट विद अदर्स ड्यूरिंग प्ले। तो जब बच्चा दूसरों के साथ जब खेलता है तो दूसरों के साथ बातें करना, ठीक है, स्टार्ट कर देता है, बट देयर इज नॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन एट दिस स्टेज। परंतु जो वह दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं रहती, मीन्स थोड़ी बहुत इंटरेक्शन वह करता रहता है, थोड़ी बहुत बातचीत वह करता रहता है। चाइल्ड माइट बी डूइंग एन एक्टिविटी रिलेटेड टू किड्स अराउंड हिम बट माइट बी नॉट एक्चुअली बी इंटरेक्टिंग विद अनदर चाइल्ड। तो यहाँ पे सिंपली कहा जा रहा है कि वह जो बच्चा है वह
जो एक्टिविटी कर रहा है दूसरे बच्चों को देख करके, ठीक है, दूसरे बच्चों से रिलेटेड जो उसके चारों ओर बच्चे खेल रहे हैं उनसे रिलेटेड मीन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, बट माइट नॉट एक्चुअली बी इंटरेक्टिंग विद मीन्स, परंतु वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करता, बस थोड़ी बहुत इंटरेक्शन रहती है। जैसे कि कह रहे हैं किड्स माइट all be playing on the same piece of playground इक्विपमेंट बट ऑल डूइंग डिफरेंट थिंग्स लाइक प्लेइंग। तो यहाँ पे जैसे कि सिंपल बात करें कि बच्चे जहाँ पे दूसरों के साथ थोड़ी बहुत इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक ही ग्राउंड के पीस में मीन्स एक ही ग्राउंड के टुकड़े में वह अलग अलग अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है, कोई स्विंगिंग कर रहा है मीन्स झूला झूल रहा है, ठीक है, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई पेड़ों पर चढ़ रहा है, तो कुछ भी पहाड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो पत्थरों पर चढ़ रहा है, जहाँ ये कह सकते हैं, तो कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ उनकी बातें भी हो रही है जहाँ पे, ठीक है। सो यह होता है एसोसिएट करना, मीन्स वो एक दूसरे के साथ जहाँ पे जुड़े हुए हैं इंट्रैक्शन के बेस पे, लेकिन इंट्रैक्शन की लार्ज अमाउंट नहीं रहती उसमें, ठीक है। और हमारे पास आगे आता है कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव प्ले जो कि लगभग 4 ईयर के बाद जो रहता है। तो 4 वर्ष की बात कह रहे हैं, व्हेन अ चाइल्ड प्ले टुगेदर विद अदर्स एंड हैज़ इंटरेस्ट इन बॉन्ड द एक्टिविटी इन वॉथ द एक्टिविटी एंड अदर चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन प्लेइंग दे आर पार्टिसिपेटिंग इन कोऑपरेटिव प्ले। तो सिंपल बात है कि जब बच्चे खेलते हैं दूसरों के साथ मिल करके, ठीक है, जब वह दूसरों के साथ मिल करके खेलने में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, और उनमें अपना जो अपनी पार्टिसिपेशन रहती है, जहाँ सहयोग देना रहता है, ठीक है, वह दूसरों के साथ शामिल होकर के एक दूसरे का सहयोग दे करके खेलते हैं जहाँ पे, ठीक है, तो उसमें वह ज़्यादा हिस्सेदारी लेते हैं। इसमें वह रूल्स रेगुलेशन को सीख जाते हैं कि भाई जो भी एक खेल है उसमें कैसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीख करके मीन्स एक लिमिट में, एक दायरे में खेलते हैं, मीन्स उन रूल्स रेगुलेशन को वो ब्रेक नहीं करते, ठीक है। सो ये कोऑपरेटिव प्ले में आता है। सो इसको आप मीन्स अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अनऑक्युपाइड प्ले आया हमारा 3 मंथ तक लगभग, सॉलिटरी प्ले आया हमारा लगभग 2 वर्ष तक जन्म से, स्पेक्टेटर और ऑनलूकर में आता है 2 वर्ष के बच्चे, 2 वर्ष के बाद वाले बच्चे मीन्स 3 वर्ष तक पैरेलल प्ले में आता है। एसोसिएट प्ले में हमारे 3 से 4 वर्ष तक बच्चे आ जाते हैं और 4 वर्ष के बाद वाले बच्चे हमारे कोऑपरेटिव प्ले में आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चनिंग हो सकती है आपके पेपर में। सो ये चीज़ें भी आपको याद रखना, क्योंकि पी स्टैट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप कि आपको वीडियो गाइस अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। सो चैनल के साथ बने रहें, ऐसे ही आपको वीडियो की सीरीज़ में अलग अलग वीडियोज़ मिलती रहेंगी अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। तो यह पूरा एक कोर्स रहेगा जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपके साइकोलॉजी पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, आपका जो भी एनटीटी में प्री प्राइमरी टीचर्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें ताकि हर मीन्स कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।